बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है बच्चों की खुराक के हवाले से बात, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ यही होता है ना कि अगर बच्चों ने कह दिया कि हमने ये खाना नहीं खाना, तो माँ बाप उसको पर ठीक है कहते हैं कि ये खाता ही नहीं है, ना वो घर में पकवाते, कहते ज़ाया जाएगा। तो ना तो वो आपके मेन्यू में, ना फिर बच्चों को फोर्स करते हैं कि बच्चों तुम लोग जो है ना फ़िश खाओ, बच्चों तुम लोग प्रॉन्स खाओ, बच्चों तुम लोग मटन तो खाओ, बीफ खाओ। ये सारी चीज़ें हम नहीं पकाते, ना उनको फोर्स करते हैं खिलाने में। और फिर एक आदत होती है बचपन में वो जो कि डेवलप हो जाती है, जब बच्चा जब बड़ा होता है तो वो चीज़ें नहीं खा पाता, क्योंकि टेस्ट बर्ड जो है ना आपका वो डेवलप नहीं होता, उसको पकड़ता नहीं है उस टेस्ट को, फिर उसको सारी ज़िंदगी जो है ना वो उसी चीज़ में सफ़र करता है। अच्छा, और एक और चीज़, कुछ बड़े बुज़ुर्ग बूढ़े हज़रात जो घर के होते हैं ना, वो आपको हमेशा एक बात बताते हैं कि अगर बच्चों को इस एज में, छोटी एज में, टीन एज से पहले अगर उनके टेस्ट पर डेवलप नहीं किए, उनके जो है ना फ्लेवर डेवलप नहीं किए, उनकी ग़िज़ाएँ ठीक नहीं की, उनको नहीं खिलाया, तो यही ग़िज़ा जो है ना उनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि उनको जवानी में जाके पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। ना तो बच्चों के अंदर जान होती है, ना नशोनुमा की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है सही। फिर बहुत से आपके ऐसे केसेस होते हैं ना जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे की हाइट कोई नहीं है, बच्चा ओबेसिटी का शिकार है फास्ट फूड वगैरह खा के, या फिर बच्चे की सही मेंटल ग्रोथ नहीं हुई। ये फैक्ट है। समटाइम्स आप कहते हैं जिस्मानी तौर पे तो बंदा ठीक लग रहा है, मगर दिमागी तौर पे बंदा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा जिस्म है ना, आपके जो जिस्म के सारे ऑर्गन्स हैं और आपका दिमाग समेत, आपके एक बाल समेत, आपकी हर चीज़ जो है ना वो आपकी ग़िज़ा लेती है, उससे प्रोटीन लेती है, चीज़ें लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है। तो जब हम सही ग़िज़ा नहीं देंगे तो बच्चे का दिमाग भी काम नहीं करेगा। पीडियाट्रिक सर्जन है हमारे साथ डॉक्टर तारिक जमील साहब। आज हम डॉक्टर तारिक जावेद साहब, आज इनसे पूछेंगे कि जो बच्चों की ग़िज़ा है इसमें ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि देखें 6 महीने तक तो दूध होता है, और दूध के बाद जैसे दूध छुड़वाते हैं तो उसके बाद 6 महीने के बाद कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो बच्चों को शुरू करवा देनी चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया कि फ़ूड की सिलेक्शन, और जो है जब ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक देते हैं तो 6 मंथ्स के बाद जो फीड कैसे, खाना पीना कैसे शुरू होना चाहिए। जो बच्चे जब 6 मंथ्स तक को सोली जो है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सफिशेंट है, उसमें और उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। पेरेंट्स समझते हैं कि जी अब ब्रेस्ट फीडिंग या जो टॉप फीडिंग दे रहे हैं वो भी देनी चाहिए, और साथ साथ जो है दूसरी वीनिंग खुराक भी उसी तरह ही देनी चाहिए। यहाँ पे गलती करते हैं कि जितनी फीड वो ले रहे होते हैं पहले ही, उतना ही दूध भी जारी रखते हैं और साथ ही खुराक देने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चा टॉलरेट नहीं करता। बच्चा जो यूज़ टू होता है मिल्क पे, और वीनिंग का मतलब ये है कि जो खुराक वो दूध पी रहा था अब दूध से जान छुड़ानी है। मदर्स को इन बात की समझ नहीं आती। वो क्या करते हैं कि दूध उसी तरह ही जारी रखते हैं और वो सेमी सॉलिड चीज़ ट्राई करते रहते हैं, जिससे बच्चे वॉमिटिंग टॉलरेंस नहीं होती। फिर कहते हैं एग जब देते हैं वॉमिट करता है, उससे पहले वो बच्चा 5-6 आउंस दूध पी चुका होता है। ये एक फूड एक ऐसी फाउंडेशन है, अगर पेरेंट्स, ज़्यादातर मदर जो हैं इस बात को नहीं समझती। और अनफॉर्चुनेटली मैं स्टैट्स देख रहा था यूनिसेफ के, पाकिस्तान की 80% ख़वातीन को फ़ूड का पता ही नहीं है कि किस तरह बच्चे की क्या खुराक होनी चाहिए। अभी तक हमारी माओं ये समझती हैं, माओं को ये उसका कॉन्सेप्ट है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग या जो फीड है या जो दूध है वो परफेक्ट डाइट है। परफेक्ट डाइट है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स के बाद वो पुअर डाइट है। अब आपने वीनिंग जो है, अगर आप उसको लिटरली देखें तो वीनिंग का मतलब ये है कि दूध छुड़वा के खुराक उसकी शुरू करनी चाहिए। अब खुराक जब शुरू करनी है तो उसमें 4 कंपोनेंट हैं। चारों कंपोनेंट को 6 मंथ से लेके ऑनवर्ड बाद में भी, इवन टीन एज पे भी उन्हीं चारों कंपोनेंट्स को आपने 25% ईच पूरा करना है। वो क्या कंपोनेंट हैं? वो सबसे पहले देखें तो ग्रेन्स हैं, कार्ब्स हैं। कार्ब्स 25% डाइट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद दूध बिल्कुल हमने छुड़ा देना, बिल्कुल दूध से जान छुड़ाने का मतलब ये ग्रेजुअली टेपर करते करते 2 साल पे आपने दूध ख़त्म करना है। दूध वाली चीज़ें अगर एक पेरेंट्स समझते हैं कि ये दूध जो है बाद में भी, इवन टीनेज तक भी उसकी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए, कि हमें तो यही बताया गया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है बच्चे के लिए। हाँ। मगर आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद जो उसको ठोस ग़िज़ा की तरफ भी लेकर आना है। दूध मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। अच्छा। दूध के अंदर सिर्फ 3 कंपोनेंट हैं। हाँ। लैक्टोज है, कुछ थोड़ी उसमें मिल्की प्रोटीन होगी, उसमें कैल्शियम होगा, विटामिन डी थोड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन हाँ।
इसमें जो बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन जितनी चाहिए वो पूरी नहीं होगी। प्रोटीन बच्चे को 1 to 2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से चाहिए होगी, वो दूध से कभी पूरी नहीं हो सकती। वो अगर देखा जाए, अगर खाली दूध पिए बच्चा तो उसका सिर्फ 5% प्रोटीन उसकी पूरी होगी, 95% प्रोटीन उसको चाहिए होगी। यानी प्रोटीन मैंने बताया, दूसरे नंबर पर ग्रेन्स उसको 25% चाहिए, फिर फ्रूट्स चाहिए, फिर वेजिटेबल्स चाहिए। 6 मंथ्स के बाद 25% ईच चाहिए और मिल्क एडिशनल चाहिए। यानी ये दूध अब मिल्क एडिशनल वो कितना, क्योंकि आम औरत को यही तो नहीं समझ आता कि दूध कितना देना है, तो फिर उसको ग़िज़ा कितनी देनी है, बिल्कुल, उसका मुतवाज़न किस तरीके से कर सकेगी, एक माँ वो भी बता बहुत अच्छा बताया। जब बच्चे की 6 मंथ्स उसकी एज होगी तो अब आपने उसका जो मिल्क है वो 50% कर देना, उसका मिल्क 50% मिल्क और 50% ग्रेजुअली उसकी डाइट इस्टेब्लिश करनी है। अब आपने जब ये बच्चा 1 ईयर का हो जाए तो 70% इसकी सेमी सॉलिड हो जानी चाहिए और 30% मिल्क रहना चाहिए। फिर 2 ईयर्स पे सिर्फ 10% मिल्क रहना चाहिए और 90% बाकी डाइट होनी चाहिए। यानी यहाँ तक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ मदर जो मेरे पास आती हैं कि ये अगर आप 2 साल के बाद बच्चा बिल्कुल दूध ना पिए तो उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूध इतना हमने परमानेंट और इसकी इतना ज़्यादा समझ लिया है कि ये डाइट है कि वो सारा दिन दूध पीते रहते हैं बच्चे। अच्छा, मैंने जैसे मेरी बेटी को ना जब ठोस ग़िज़ा की तरफ लेकर आई थी तो पहले आपको पता ये चीज़ें होती थी कि चावल आलू ये सब कुछ ग्राइंड करके बच्चों को अच्छी तरीके से शहद में, अगर मीठे में चाहिए, वरना हल्के से नमक में बंदा पेस्ट बना के तो बच्चों को प्यूरीज बना के खिलाता होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें चिकन भी उबाल लेगा, उसको भी ग्राइंड कर लेगा ताकि कुछ और प्रोटीन फॉर्म भी बच्चों के पेट में चले जाए। तो इस तरह की चीज़ें मैं कराती होती थी। फिर साथ में जैसे दलिया हो गया, ऐसी चीज़ें, खीर हो गई, फिर सूजी मैंने रेगुलर उसको खिलाई है। एक टाइम उसको सूजी में ज़रूर देती थी। तो अब बच्ची मेरी 11 की लगी है, मगर उसके बावजूद रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले यही कहती है मेरा सूजी किधर है, सुबह नाश्ते में कहती है सूजी किधर है। तो एक टेस्ट जो मुझे लगता है वो डेवलप हो जाता है जो बचपन में कोई बच्चा कोई चीज़ खाता है या उसको खिलाया जाता है। जी फिज़ा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, ये फर्स्ट 2 ईयर्स में डेवलप होते हैं। फर्स्ट 2 ईयर्स में जो बच्चे की प्रेफरेंसेस होती हैं और पेरेंट्स ने जो इंट्रोड्यूस करना है उससे तकरीबन बच्चों की ना जो फ्यूचर में जो डाइट की प्रेफरेंसेस और सिलेक्शन होती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। शुरू में 2 ईयर्स में आपने अगर हर चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है ना तो बच्चा हर चीज़ खाएगा। अगर फर्स्ट 2 ईयर्स में आपने उसको गोश्त नहीं दिया, मीट नहीं दिया, तो आप एक्सपेक्ट करें कि बाद में ये मीट लेगा, बीफ लेगा, मटन लेगा, तो ये नहीं लेगा। फिर आपने इंट्रोड्यूस करना ही करना है। तो मैं तो मेरी बच्चों बेटी नलियाँ खाती है, 6 साल 5 साल की उम्र से वो नलियाँ निकाल के निहारियों की खाती है, इतने गूदे खाती है, सब कुछ खा जाती है। ये भी सही है। आपने तो टेस्ट को करा के बच्चे को, वरना ये नहीं कि पहले वेट करें हम कि बच्चा क्या खाएगा, हम ये ना डिसाइड करें, खुद से ना सोचे कि उसने क्या खाना है ना। ऐसा ही है। मेरे पास जो अक्सर मदर्स आती हैं समटाइम कहती हैं जी ये बच्चा जो है इसे नूडल्स ही खानी है, तो फिर नूडल्स के अंदर कभी चिकन डाल देती हूँ या कुछ चीज़ डाल देती हूँ। नूडल के अलावा उसको कार्ब्स कोई पसंद नहीं है। तो ये खाने आए कहाँ से, पैदा कहाँ से हुए डॉक्टर साहब? ये पहले तो नहीं होते थे, पहले तो ये ग़िज़ाएं नहीं खाई जाती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर कुछ खिलाते थे बच्चों की, कोई इंटरटेनमेंट वाली ग़िज़ा होती थी, चोरी होती थी। ऐसा ही है, 100% बात है। पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि बच्चों की जब नींद डिस्टर्ब हुई, बच्चों की जब इरिटेबिलिटी हुई, हमने देखा तो हमने जब उनके सारे टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उनमें बहुत से बच्चों में बहुत सी डेफिशिएंसीज आती हैं। जो न्यूट्रिशन है ना उसकी डेफिशिएंसी 3 उसकी कहना चाहिए डिसऑर्डर्स हैं। या तो अंडर न्यूट्रिशन है कि बच्चा बिल्कुल खुराक पूरी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स पूरे हैं, वज़न ठीक है, लेकिन बच्चे की हाइट कम है। जो है वज़न में बहुत अच्छा है लेकिन हाइट कम है। कुछ बच्चे वज़न और हाइट में भी बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं क्योंकि कैलोरीज मदर पूरी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से विटामिन, बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं उनको नहीं उनके अंदर पूरे होते थे। विटामिन डी कम है तो उसके बोन की चेंजेस हैं, बच्चा टेढ़ा चल रहा है, टांगों में टेढ़ापन है, सर बाहर को निकला हुआ है, उनकी पसलियों की चेंजेस हैं, बहुत सी ऐसी, या बच्चे को बार बार इन्फेक्शंस होती हैं। अच्छा। ये भी उसकी न्यूट्रिशन की वजह से है। तो या तो बच्चा अंडर नरिश होगा कि नरिशमेंट उसकी पूरी नहीं, वो मेल नरिश है। दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन, यानी अब जंक फूड बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पेरेंट्स। अब बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये इतनी ज़्यादा हैं, ये नूडल्स वगैरह, ये सारे पास्ताज इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि उनके साथ बच्चों के ओबीस हो गए हुए हैं बच्चे। स्क्रीन टाइम बढ़ गया हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी सामने बैठते हैं और साथ खाई जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ये जंक फूड इतना खाने की वजह से ओबीस हो गए हैं। अच्छा, स्कूल्स जो है ना उनकी भी जो कैंटीन्स है उधर मुझे लगता है ये प्लानिंग पूरी जो है ना स्कूल्स की तरफ से भी होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि अगर घर पे अगर माँ बाप नहीं भी सिखा रहे सब चीज़ों का, मगर स्कूल में खिलाया जा रहा है, कैंटीन्स जो हैं भरी पड़ी हैं चिप्स वगैरह से और ये फ्राइड आइटम से, और फिर फ्राइड ये जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं इससे बच्चों को कैचअप चीज़ें इतनी इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं स्कूल में कि बंदा घर में बोलता है कि हमने तो ये चीज़ें दी नहीं थी, तो वहाँ जाके बच्चा खा रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पेडियाट्रिक फिजिशियन
ओके जी, डॉक्टर तारिक जावेद साहब हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो आज इनसे हम सारे सवालात पूछ रहे हैं। अच्छा, जो माएँ परेशान होती हैं ना कि प्लेट लेके पीछे बच्ची भाग रही हैं, बच्चों को ये खा लो ये खा लो, हर माँ का ये मसला है, इससे किस तरह से ठीक हो सकता है? ये मसले को हम कैसे बच्चों को हर चीज़ खिला सकते हैं? बच्चों में ना अगर उनका पेट थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे उन्होंने कोई कैंडीज़ ले ली हैं, कोई चॉकलेट्स ले ली हैं, उसके बाद वो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मील भी फुल खाए, तो उसके लिए वो फोर्स करते हैं, तो उससे ना बच्चों में फेडिज्म आ जाता है, फेड अप हो जाते हैं। तो उससे फिर वो क्या करते हैं कि वो जो खुराक जो पीछे लेके माँ भागती है, वो फिर उनसे इतने फेडअप होते हैं, वो तंग भी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को तंग भी करना उनका मकसद होता है, पेट थोड़ा सा बड़ा होता है उनका, तो वो कोशिश करते हैं कि जी हम ना लें, और वो बाद में भी तंग करते थे उस डाइट के मामले में। इसमें बेहतर ये है कि बच्चे को अपनी डाइट के मुताबिक आप एडजस्ट करें, जो आपके मील्स हैं उनके साथ आप मील करें, और दरमियान में उनको कोई जंक फूड ना खाने दें, उनको कोई चॉकलेट्स ना, कैंडीज़ नहीं लेने दें, कोई ऐसी कोई चीज़ जिसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट जिसमें हाई है, वो ना लेने दें, तब उनको भूख लगेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है जिसमें पेरेंट्स शायद वो इतना ज़्यादा नहीं करते, उसमें है एक्सरसाइज। अगर बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपनी उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, हम जिस तरह एडल्ट्स में कहते हैं जी कि 10,000 स्टेप्स हों, तो बच्चों में भी 6 to 8,000 स्टेप्स होने चाहिए, तभी उनको भूख ज़्यादा लगेगी। तो उनकी एक्सरसाइज आपने वो भी प्रोग्राम पेरेंट्स को करना चाहिए कि कैसे उनको एक्सरसाइज, उनकी एक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है। अगर उनका स्क्रीन टाइम कम होगा तो तब वो एक्सरसाइज करेंगे, तो स्क्रीन टाइम आपने मिनिमम करना है। स्क्रीन टाइम जो है ना, वो बच्चों की बहुत बड़ी वजह है कि उसमें जंक, और बच्चे जो हैं जो न्यूट्रिशियस डाइट है उससे ज़रा कम लेते हैं। ये आपकी बात सही है, इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं कि जी पीछे पीछे भागना पड़ता है खुराक के मामले में, ये सब कुछ है। लेकिन उसको भूख लगने दें और उसका थोड़ा गैप दें, स्पेस दें उसको उस टाइम के लिए। पहले डाइट अगले मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट और दोपहर लंच के दरमियान में अगर गैप होगा तब भी उसको भूख लगेगी, दरमियान में उसको कुछ ना खाने दें, तब उसको भूख लगेगी। मतलब अगर बच्चा खेल के मैदान में जाएगा, भागेगा दौड़ेगा, तो बच्चे को खुद भूख लगेगी, ठीक है। और जिस दिन अगर खेल के मैदान में नहीं लेके जा रहे, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि बच्चा भाग ही नहीं रहा, उसकी एक्टिविटी कोई हरकत ही नहीं हो रही जिसम में, तो फिर घर के काम करवाए जा सकते हैं बच्चों को। किसी न किसी चीज़ में तुमने खलारा फैलाया है तो उसको साफ करो, जाओ ऊपर से ये लेके आओ, जाओ इधर लेके आओ, जाओ दरवाज़ा खोल के आओ, देखो कौन आया है। 10 किस्म के काम करवा सकते हैं बिल्कुल, जिससे भूख लगे बच्चों को। मतलब आप कह रहे हैं हरकत में बरकत है, बच्चे हरकत करेंगे तो भूखे मारे पर चीखेंगे, बोलेंगे कि भूख लग रही है, भूख लगी है। क्योंकि ये भी शिकायत है ना कि भूख नहीं लग रही बच्चों को। और भूख उनके जब लगे तब उनको दें खाना, ये नहीं है कि पहले आप उनके सामने रख दें, तब वो फिर तंग करेंगे, तब वो भूख से पहले खाना नहीं रखना, नहीं, आप उनको भूख लगने तो देना। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि हम लोगों ने एक कैंप किया, फूड कैंप किसी कस्बे में, तो हमने कहा कि सारे बच्चे जो है ना, उनके जो 5 साल से लेकर दरमियान में 15 साल तक के बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, वो आ जाएँ। तो कोई बच्चा मेरा हाल नहीं बचा था जो नहीं उसमें पार्टिसिपेट किया था, और सब ने इतना टूट के खाया था ना, मैंने कहा कोई इसमें देखें सारा गरीब कस्बा था और उसमें सब लोगों ने, बच्चों ने इतना खाया। और जबकि हमारे बच्चों की तरफ हम जब लेके जाते हैं खुराक, वो जी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसमें नॉर्मल सी डाइट, तो सब ने इतना शौक से खाया। मैंने कहा भूख ऐसी चीज़ है कि भूख लगेगी तो बच्चे शौक से खाएंगे, और अगर बच्चों को तलब ही ना होने दें, उनको तलब से पहले ही आप उसको नीड से पहले ही उनके सामने सब कुछ रख देंगे, तो बच्चे तंग कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मसला होता है कि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि जी अभी लिया है, ये दरमियान में नगेट्स भी दे दिए, तो 4-5 नगेट्स भी ले लिए हैं साथ, और उसके बाद भी ये चॉकलेट खा के भी समझें कि मुझे 2 रोटियां खा लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, गोश्त हो गया, अब सब्जियां हो गई, हाँ जी, मुतवाज़िन तरीके से हम बच्चों की डाइट में किस तरीके से दे सकते हैं? क्या बच्चे अगर छोटे हैं और एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो क्या हम उनको डेली डाइट में गोश्त दे सकते हैं 3-4 साल की उम्र में? बच्चे को डेली रिक्वायरमेंट है गोश्त की। बच्चे के लिए अगर देखें ना, प्रोटीन जो पूरी करनी है वो 1 to 2 ग्राम पर केजी है। अगर एक बच्चा 20 केजी का, जो तकरीबन 6 साल का बच्चा जो है वो 20 केजी का होता है, तो उसका 20 केजी है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। अच्छा, तो 40 ग्राम अगर एक चिकन का ब्रेस्ट लें तो उसके अंदर जो उसके अंदर प्रोटीन जा रही है उसको 12 से 15 ग्राम तक जा रही है। ये देखें एक ब्रेस्ट भी उसको पूरा नहीं कर रही, जो कमी जो है। अगर 1 ग्राम पर केजी दें तब भी उसको 20 ग्राम चाहिए, और एक एग के अंदर जो प्रोटीन जा रही है वो 6 ग्राम जा रही है। तो एक एग अगर दें और एक ब्रेस्ट दें तो 1 ग्राम पर केजी से उसकी प्रोटीन जा रही है इतनी। तो ये पेरेंट्स ने देखना है कि कैसे उसकी प्रोटीन भी पूरी डेली बेसिस पे चाहिए। ये नहीं है कि उसको हफ्ते में एक दफ़ा उसको गोश्त दे दें, डेली उसको गोश्त चाहिए। जब गोश्त नहीं दे सकते तो आप उसको पल्सेस दें। जैसे आप हिंदू जो गोश्त नहीं खाते तो उनको पल्सेस ज़्यादा खानी पड़ती हैं। पल्सेस हैं, दूसरी जो उनको नट्स हैं उनको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, उनमें प्रोटीन होगी। प्रोटीन के 4-5 सोर्स ही हैं। अब ये तो चलो जो अफोर्डेबल कर सकते हैं चीज़ें, जो ऐसे घराने हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, वो तो ख़रीद लेंगे, वो अपने बच्चों को ग़िज़ाएँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गोश्त भी खिला देंगे। मगर वो लोग जो नहीं ख़रीद सकते और ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें उन्हीं वजह से उन्हीं लोगों में ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 45% मेल नरिश बच्चे हैं, मेल 45%।
ये सारे पुअर पेशेंट्स ही है ना। मेरे पास जो पूरे पेशेंट आता है तो मैं इनको दालों की तरफ लगाता हूँ, बीफ की, तो कहता हूँ बीफ अगर कमी वो इतनी पूरी कर लेगा जितनी गोश्त के जरिए मिल रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें आप सही कह रही हैं, जो प्रोटीन है हाई क्लास प्रोटीन तो मीट के अंदर है, लेकिन जो एक मॉडरेट क्लास या लो क्लास प्रोटीन है वो उसमें पल्सेस में होती है, नट्स के अंदर पल्सेस में होती है। पल्सेस उसको मिक्स करके दे दें तो 2-3 दालें मिक्स करके बनाएं तो उससे काफ़ी हद तक अमाइनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं, प्रोटीन पूरी हो जाती है। अच्छा, तो पल्सेस इज़ वन ऑफ द गुड सोर्स। अंडे जो बहुत अच्छी प्रोटीन है, एग जो है बहुत अच्छी प्रोटीन है। कितने को दे सकते हैं? अब गोश्त भी नहीं दे रहे, 3-4 साल के बच्चे, 5 साल का बच्चा है, उसको अंडे कितने दे सकते हैं? याद रखें, अंडा जो है ना ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा अंडे भी कोई नुकसानदेह नहीं है। बहुत पुरानी बातें होंगी हैं, कोलेस्ट्रॉल है तो इसमें ये है, बच्चे को दें गर्मी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा 4 अंडे भी रोज़ खाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं है। 2 अंडे तो ज़रूर देने चाहिए बच्चे। 4 से 6 अंडे मैं खाती हूँ रोज़, और बचपन से खाती आ रही हूँ। सही करती है। अंडे पे लड़ाई होती थी घर में, हमारे ख़ानदान में आज तक किसी बात पे लड़ाई नहीं हुई, अंडे पे लड़ते हैं हम। नहीं ऐसे ही, मैं खुद 4 एग्स डेली देता हूँ, तो एग्स तो ज़रूरी है। देखें आप माशाल्लाह से, देखें हाँ जी, तो एग्स लेना ज़रूरी है। हाँ, अंडे के बगैर तो ज़िंदगी कोई नहीं है। घर में कोई खाना पीना अच्छा बने तो दिल करता है अंडा खा लो। हाँ, एग बहुत अच्छी प्रोटीन है। एग जो है ना उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कोलिन है, आपको पता है कि बच्चों की जो IQ लेवल भी इंक्रीज़ करता है। अच्छा। हाँ जी, ये एग्स जो हैं, तो जो बच्चे ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, स्किप करते हैं, वो बच्चे इसीलिए डल होते हैं, स्कूल में भी परफॉर्मेंस उसकी पुअर होती है। हाँ। कि वो जो एग्स वगैरह नहीं ले रहे होते हैं। जो बच्चे एग्स लेते हैं उनकी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल, देखिए मेरा जो बचपन गुजरा वो कराची में गुजरा, तो हमारे पास तो ये जो देसी मुर्गी चीज़ होती है ना, इसके तो बारे में हमें को पता ही नहीं था। देसी अंडा हमें तो पता ही कोई नहीं था, ठीक है ना, मेरे घर वालों को पता था। मैं तो सीधी सी बात है कि हमें वहाँ पे नसीब ही नहीं होता। ये सारा यहाँ कल्चरल ऐसी चीज़ें लाहौर में मिलती है। अब जिस बंदे ने ये चीज़ें उसको अवेल हो रही है कि वो फार्मी अंडे मिल रहे हैं, तो क्या हम फार्मी अंडा खा के वो सारी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, या फिर हमने देसी बनाया कि नहीं देसी मिलेगा तो उसका फ़ायदा, वरना तो इसको फेंक दो कचरे में? अच्छा, मेरा अगर आप देखें इसको, सारी रिसर्च देखें सारी, आपको पता है इक्वली उसमें कैलोरीज हैं, इक्वल ही प्रोटीन है। हाँ। सिर्फ एक फ़ायदा है थोड़ा सा देसी में, वो ओमेगा 3 थोड़े से ज़्यादा है, स्लाइटली, इतने ज़्यादा नहीं है कि वो बंदा ओमेगा 3 की वजह से ये तमाशे और इतने शोर सोशल मीडिया पे। ओमेगा 3 भी ये नेग्लिजिबल ज़्यादा है, ये नहीं है कि बहुत ही ग्रॉस का डिफरेंस है। हाँ। मैं कहता हूँ सेम कैलोरीज, सेम प्रोटीन, सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं फर्क। तो लोग बैठ के बोल रहे होते हैं कि यार ये फार्मी अंडा लेने से बेहतर है कि अंडा ही खाना छोड़ दो। ना, तो कितनी ये फिर गलत बात है, आप इसको क्लियर कीजिए। नहीं, ये सोशल मीडिया पे रील्स लोग इस तरह की बात बोल के बना देते हैं। मेरे सारे मरीजों को पता है, मैं जो मदर्स आती हैं उनको पता है कि ये जो फार्मी एग्स हैं, इसलिए कि हम लोग गाइड करते हैं सारी चीज़ें कि ये जो एग है बहुत अच्छी प्रोटीन है, इक्वल टू जो मीट है उससे, लेकिन इसका एडिशनल कुछ चीज़ें जो कोलिन है और इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो इवन गोश्त में भी नहीं है, तो एक आइडियल प्रोटीन है उसके अंदर, एग के अंदर। तो एग इज़ इक्वली गुड। जो फार्मी एग है या जो दूसरा देसी एग, इक्वली बराबर, उसमें कोई फर्क नहीं है। मेरा भी तो कद लंबा है माशाल्लाह, यही खा के बड़ी हुई हूँ मैं, तो देसी कभी खाया ही नहीं। उसके अलावा बाल सही है, घना बाल है, सर में स्किन अच्छी है, ज़हीन हूँ, बोलती हूँ, निगाहें ठीक है, सब कुछ सही है। तो ये सब पागलपन है, ये मिथ है, इससे निकल जाए। ये डॉक्टर साहब ने आज क्लियर कर दिया है। खबरदार अगर किसी ने कहा कि देसी अंडा नहीं मिला तो नहीं, हमारा बच्चा ये नहीं खाता। कितने दोस्तों के घर गई हूँ, हमारा बच्चा ये नहीं खाता, आय हाय अंडे का सालन पका। अच्छा, कौन सा अंडा डाला? मैंने कहा वो जो नॉर्मल अंडा। नहीं, हमारे घर में नहीं खाते हम, ये कोई खाने की चीज़ है, हम तो फेंक देते हैं, हम तो हमारे स्टाफ को भी नहीं देते। ऐसी बातें सुनने को मिलती। डॉक्टर साहब एनीवे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया। और मुझे लगता है हम इसके ऊपर अगर अमल करें, हम अपनी लाइफस्टाइल अपने बच्चों की जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी, खिलाएं पिलाएं बच्चों को। ठीक है, टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओके नाज़रीन, कराची से अपडेट जो है वो आपको देते हैं। अभी गुल प्लाजा में जो आग लगी थी वो अब तक 61 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है नाज़रीन, ठीक है। एक ऐसी दुकान है जिस एक अकेली दुकान से 30 लाशें बरामद हुई हैं। अब वहाँ पर ऑफ कोर्स कोई रश ज़्यादा होगा कि लोग अपने आप को बचाने के लिए, धुएं की हालत बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, या कोई एक उस दुकान को टारगेट बनाया, उस दुकान के अंदर जाकर लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थी क्योंकि इस तरीके की खबर मिल रही है। क्योंकि मगर अपनी जान बचाने के लिए जो दुकानें बंद की गई हैं उसमें हुआ ये कि अब जाहिर सी बात है एक हीट बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, इतनी हीट हो जाती है, इतना धुआं हो जाता है कि वो दोनों मिल करना इंसान की
जो है ना सांस और जो है ना इंसान की सारी जो है ना जिस्म की जो एक हरारत है उसको बिल्कुल ऐसे जैसे बर्न कर देती है, वो ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। अब जाहिर सी बात है जब इंसान को कोई रास्ता नहीं समझ आएगा और सामने आग दिखाई दे रही होगी, उस आग से बचने के लिए लोगों ने जिस दुकान के अंदर जाकर अपनी पनाह ली होगी, उसका शटर गिराया होगा, उस आग की पहुंच को अपने हद तक पहुंचने से बचाने के लिए, मगर उसके बाद वो जो आग के शुआओं से जो शटर एक गर्म हुआ होगा, जो हीटेड हुआ होगा, वो दीवारें सारी गर्म हो गई होंगी, उस पूरी एटमॉस्फेयर में उस दुकान का सारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो गया होगा, और धुआं जो है ना उस शटर्स कहीं से भी दुकानों के अंदर जो है ना उसके अंदर जाके उनकी ऑक्सीजन और उनको जो है ना उधर ही, या अल्लाह, सिनेरियो सोच के मैं बोलने की कोशिश कर रही थी और यकीन करें मैं अपने लफ्ज़ों का साथ नहीं दे पा रही, बोल नहीं पा रही। अल्लाह ताला रहम फरमाए, या अल्लाह ताला ये वाला निज़ाम, ये वाले हालात किसी के ऊपर ना लेकर आए। इवन कि ये हालात है नाज़रीन कि अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि वो जो लाश है ये एक ही लाश है या फिर ये बाकी की एक ऐसे इकट्ठी हैं, डिफरेंट की बाकियात इकट्ठी हैं, नहीं समझ आ रही इस तरह की ये लाश है। इस तरह से देख के अब जौन सा है ना पूरी लाशों के बजाय नाज़रीन सिर्फ अज़ाम मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, टूटी हुई हड्डियाँ, टूटे हुए दांत, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और बताऊं, इस हद तक लाशें जल चुकी है कि डीएनए के जो सैंपल्स हैं ना वो भी नहीं लिए जा सकते। या अल्लाह, किस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है, कैसे उनके घर वाले हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा दुख है पूरे ख़ानदान पे। कैसी कैसी डेथ्स हुई हैं, किस तरीके से कैसे बर्न हुई होंगी, आग में जली होंगी, चीख रही होंगी, बिलबिला रही होंगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके नाज़रीन, हम जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे गुल प्लाज़ा के हवाले से और आग के हवाले से बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सारी सिचुएशन बताएंगे कि ये जो गिरा है जिसमें 40% से ज़्यादा हिस्सा गुल प्लाज़ा का गिर चुका है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो बाकी भी हिस्सा रह गया वो हम गिरा देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे प्लाजे होते हैं जिनमें आग लगती है मगर वो गिरते नहीं हैं, उसके बाद उनको दोबारा जो है ना उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में हफीज़ सेंटर एक बहुत फेमस था जहाँ पे मोबाइल वगैरह के काम चीज़ें लोग जाते थे, वहाँ से ख़रीदते थे। उधर भी आपने देखा था कि वो ऑलरेडी जल गया था, काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो गई थी, मगर उसके बाद उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको वहाँ पे दोबारा से जो ना चालू कर दिया गया। तो क्या ये जलने के बाद इस तरीके से सही कंडीशन में होते हैं, इस काबिल में रहते हैं कि इनको दोबारा से उनकी रिहाइश की जा सके या फिर उनकी दुकानें बनाई जा सकें, कि इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इंजीनियर लुकमान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और स्ट्रक्चर जो है ना उसको देखते हैं, इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो इनको सारी चीज़ों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मधु के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम इधर से आ जाते हैं, जो गुल प्लाज़ा जिस तरह से आग लगी और आपको पता है कि 40% इमारत ऑलरेडी गिर चुकी है और बाकी जो है गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको भी गिराएंगे, तो ये सही डिसीजन है, सही है, या फिर इसमें अभी काम करके इसको जो है ना इमारत को ठीक किया जा सकता है? नहीं जी, देखें, ये डिपेंड करता है कि फायर का एक्सपोजर कितना है। जो ये वाला प्लाजा है ना, इसमें आग लगी रही है 36 घंटे, ऐसे ही है। जबकि एक बिल्डिंग के अंदर अगर 8 से 10 घंटे का एक्सपोजर हो फायर का तो बिल्डिंग काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। अच्छा, आम तौर पे जो आग से लगने वाली बिल्डिंग है वो इतनी कोलैप्स नहीं होती जितना ये कोलैप्स हुआ। इसका मतलब है कि आग बहुत ज़्यादा लगी थी और आग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आग फैली कैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है और वो चूँकि वहाँ पे क्रॉकरी थी, वहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन थे, कॉस्मेटिक्स थी, वहाँ पे कपड़ा था, वो टॉय शॉप थे, आर्टिफिशियल फ्लावर थे, यानी हाउस होल्ड की जितनी चीज़ें हैं। और ये एक होलसेल प्लाजा था। होलसेल प्लाजा था ना? जी, होलसेल प्लाजा था। खुद कराची की हूँ, हमने तो हर जब घर बदला है, घर लिया है या घर का सामान लेते हैं, उधर से ही हर कोई कराची वाला सबसे पहले गुल प्लाजा द फर्स्ट चॉइस, वहाँ से सारा मटेरियल मिलता था।
अब जब आप वहाँ पे इतना कंबस्टेबल मटेरियल या आग लगने वाला मटेरियल होगा तो जब वहाँ पे फायर लगेगी तो वो बहुत जल्दी फैलेगी। फिर ऐसे होता है कि जब फायर लगती है तो ये ऐसा सामान जो जलता है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिलीज़ होते हैं जो मज़ीद तबाही का बायस बनते हैं। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि बाकी का प्लाजा भी गिराना है तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उसका फायर डैमेज इतना हो चुका हुआ है कि अगर हम इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे तो नए प्लाजे से ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी उसके ऊपर। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे ये बताइएगा कि जो अब 36 घंटे की आग, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, अब इस सिचुएशन में क्या आग ज़्यादा लगी थी या फिर कोई ऐसे जो बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल था वो सही नहीं था जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए आग ज़्यादा फैल गई? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए जी, पहली तो बात है कि गवर्नमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आग कैसे लगी। आमतौर पे ऐसे प्लाजाज के अंदर शॉर्ट सर्किट से ही लगती है। शॉर्ट सर्किट्स ये होता है कि जब आपकी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है इलेक्ट्रिकल का, वहाँ से बेताशा तारें जा रही होती हैं और उनका कोई प्रॉपर रूट नहीं बनाया होता, वो आपस में उसके गुंजल बने होते हैं। वो एक आधी तार भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बाकी तारों को लपेट में ले लेती है। अब जब वो बाकी तारों को लपेट में लेती है तो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है तारों के ऊपर, और वहाँ पे आग फैलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो आग वहाँ पे लगती है तो दुकानों के अंदर पड़ा हुआ जो जलने वाला मटेरियल है वो उसको पकड़ लेती है। अच्छा, अब ये जो आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स हो गई, आपकी कपड़ा हो गया, आपके आर्टिफिशियल फ्लावर, प्लास्टिक से बनी चीज़ें हो गई, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ती हैं। जब हर दुकान ही ऐसी होगी तो फिर आग बहुत जल्दी फैलेगी, और इसमें आग बहुत तेज़ी से फैली है। यानी जब तक रेस्क्यू पहुंचा है तब तक काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, फायर फाइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने आग लगी तो बुझा दी। अच्छा, फायर फाइटिंग का मतलब है कि आपने ऐसे तरीकाकार इख्तियार करने हैं कि आग लगने ना पाए। लेकिन हमारे चूंकि बिल्डिंग बाय लॉज पे अमल नहीं होता तो फिर आग लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ना कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। अच्छा, मज़े की बात है कि इसमें 1100 दुकानों की जगह थी और दुकानें 1200 बनी हुई थी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब 1100 दुकानों की जगह है तो जो बाकी की 100 दुकानें वो कहाँ पे बनी होगी? वो जारी बात है रास्तों में बनी। 1021 दुकानों की जगह थी जी, कुछ 1100 कह रहे हैं, कुछ 1021 कह रहे हैं। 9 दुकानें ज़्यादा थी जी, वो ज़्यादा थी तो उससे क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं ना उसमें लोग दुकानें बना लेते हैं, और जो आपके फायर एग्जिट होते हैं उसके आगे रुकावट पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से सारा कुछ तो कुमान साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे जब दुकानें इस तरह से ज़्यादा बना ली गई थी और जब ऑलरेडी एक प्लानिंग होती है जिसमें परमिशन होती है कि इतनी दुकानें बनाई जाएंगी, तो फिर जो बिजली की वायरिंग जब कर रहे होते हैं फिर वो जो लोड होता है, बिजली की जो तारें होती है उनके ऊपर लोड भी तो ज़्यादा पड़ गया क्योंकि एक्स्ट्रा दुकानें बनाई गई। अब वो फिर लोड बर्दाश्त ना कर सका, इस वजह से भी जी ऐसे घर पे भी घर पे भी ऐसे ही होता है कि अगर आपका लोड ज़्यादा हो जाए तो आपके आग लगने का खतरा। अभी मैंने गीज़र लगवाया घर में, ठीक है, तो वो गीज़र के चक्कर में ना मुझे बोर्ड भी ऊपर फायरिंग भी उसकी ना थोड़ी सी चेंज करवानी पड़ी बड़े बोर्ड के साथ, क्योंकि छोटे स्विच से वो बार बार जले जा रहा था। जी ऐसे ही है। जब तो अब घर की इतनी सी एक मैं कह रही हूँ कि जो है ना आप कोई काम करे तो उसमें ये मसला आता है, तो ना कि अब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग उस पर इतना बड़ा लोड। देखें जी, आमतौर पे जब आप बिल्डिंग बनाते हैं ना तो आपने जो बनने वाली दुकानें, जो ज़्यादा दुकानें बनी हुई हैं, उसका लोड आपने कैलकुलेट नहीं किया होता और आप तारे पतली डाल देते हैं, यानी उस लोड के मुताबिक तारे नहीं डालते। तो जब उसके ऊपर लोड उन दुकानों का भी आता है जो आपने डिज़ाइन में नहीं ली हुई, तो फिर जारी बात है कि फिर वो। ये कौन सी तारें डली होती हैं जो दुकानों के लिए स्पेशली होती हैं, जिस पे लोड हैवी, या फिर घरों में भी जो हैवी लोड के लिए वायरिंग डलती है, वो कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि जो बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना जी, इसका सबसे पहले लोड कैलकुलेट किया जाता है कि कितने केवीए का लोड है, फिर उसके मुताबिक उसके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसकी तारें, उनके रूट, हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है। ये नहीं है कि जनाब आप जैसे ब्लाइंडली तार का साइज इवन डाया तक डिज़ाइन होता है फिर जाके आप करते हैं। तो होता क्या, ये कंक्रीट टूटना शुरू कर देती है, ये देखें जब आग लगती है लोहा पिघल जाता है। जब आग लगती है ना जी, और बहुत वसी पैमाने पर लगती है, तो कंक्रीट सबसे पहले क्रैक करती है। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर लोहे तक पहुंच जाती है। लोहा या टेढ़ा हो जाता है या वो पिघल जाता है या बेंड हो जाता है, और उसकी वजह से लोड अनबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से मजीद तबाही फैलती है। ये जो आपका पोर्शन गिरा है, 40% जो पोर्शन गिरा है, वो इसी वजह से गिरा है कि वहाँ फायर की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, फायर हीट पैदा करती है, वो हीट
कंक्रीट को क्रैक कर देती है। जब कंक्रीट क्रैक हो जाती है तो वो आग लोहे तक पहुंच जाती है, लोहा पिघल जाता है या बेंड हो जाता है। जब बेंड हो जाता है तो आपके कॉलम बीम टेढ़े हो जाते हैं और उसकी वजह से लोड अनबैलेंस हो जाता है और वो हिस्सा आपका कोलैप्स कर जाता है। अब आम किसी घर में अगर आग लग गई तो ये कैसे पता चलेगा कि अब ये घर रहने के काबिल है, आगे इसको देखें रिहाइश जी, पजीर कर बात सकते वही हैं? है कि जब आपको मैं मेडिकल की एक बताता हूँ कि जी अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर बताएगा कि अब ये बंदा घर जा सकता है कि इसने ऐसे ही है। हॉस्पिटल में रहना है बिल्कुल। और इसको क्या ट्रीटमेंट मिलनी है। देखिए केस टू केस वेरी करता है। अगर आपका एक प्लाजा है, जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि इस वक्त जो पेस है लाहौर का पेस, उसमें भी आग लगी थी जो जे रोड के ऊपर है। जी जी। उसकी स्ट्रक्चरल वैल्यूएशन सारी मैंने की है और हम इस वक्त उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यानी उसको ताकत दे रहे हैं। यानी आग लग गई और फिर हमने असेस किया कि ये बिल्डिंग में इतनी जान बाकी है कि इसको हम कुछ जगहों पे ताकत दे के दोबारा इस्तेमाल कर अच्छा, मैं सकते। देखने के लिए आई थी, उसकी भी हालत मगर इसी तरह से थी, वो खंडरनुमा एक चीज खंडरनुमा ये है कि जी उसमें, हाँ खंडरनुमा उसमें ये है कि उसमें भी चूंकि आग लगी थी लेकिन फायर का एक्सपोजर कम था, अच्छा ड्यूरेशन कम था, ठीक। इस वजह से डैमेज कम हुआ। अच्छा ठीक है, और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको रिस्टोर करके तो दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो रीस्टोर किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या करते हैं, उसमें क्या काम रीस्टोर करने के लिए हम सबसे पहले, मैं चूंकि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं तो हमारी जो तरीकाकार होता है, हम सारे पहले बिल्डिंग में टेस्ट लगाते हैं कि जो बिल्डिंग की कंक्रीट है, जो लोहा है, उसके अंदर कोई जान बाकी है कि नहीं है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, जब वो जान बाकी, इतनी जान अगर उसके अंदर बाकी होती है तो हमें पता होता है कि अगर मैं इसको ताकत दूंगा तो मेरी कॉस्ट नए बनाने से कम आएगी, तो फिर मैं उसको ताकत दे दूंगा। और अगर मुझे पता चले कि अगर मैं इसको इतने पैसे लगाने पड़ जाएंगे तो मैं तो नया बन जाएगा। क्या नए बीम्स खड़े करते हैं उसके अंदर? नहीं, पुराने बीम्स की, जैसे आप समझ लें आपकी टांग टूट गई तो आपने एक प्लस्तर चढ़ाया, पट्टियां की हैं और जो आपके डॉक्टर है फटियां लगा देते हैं। तो हम अगर एक कॉलम या बीम की ताकत कम हो गई है तो उसमें मजीद सरिया और मजीद कंक्रीट डाल के हम उसको ताकत, या लोहे के गर्डर डाल के लोहे के, तो उससे हम ताकत दे देते हैं। और ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितनी ताकत देनी है। जैसे एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि एक मरीज को कितनी डोज देनी है। चले, हम आवाम को भी ये मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि अगर आपके अपने घर में भी अल्लाह ना करे आग लग जाए, आपने ख़ुद ये डिसाइड नहीं करना, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपने ढूंढना होगा, उसको आपने हायर करके उनसे असेसमेंट करवाइए कि आपके घर में क्या सिचुएशन है, क्या ये घर रहने के काबिल है कि नहीं है, क्योंकि उसने टेस्ट लगाना है, चीज़ें करनी है, उसके बाद फिर उसकी रेनोवेशन वगैरह करवाइए। क्योंकि देखें, सबसे पहले अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी वायरिंग करवाई हुई है या ऑलरेडी है तो, या कोई हैवी चीज़ लगानी है, जैसे मैं बात करी थी गीज़र वगैरह की, तो कोई जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक का कोई बंदा है जिसको सही वाली समझ बूझ है ना, नॉलेज है, ये उनके थ्रू आप करवाइए। या फिर ख़ुद जो छोटे मोटे कारीगर होते हैं ना, कि दिहाड़ी पे आपने किसी को पकड़ लिया, किसी से पता कर लिया और उसको आप अपने वायरिंग के जो है ना काम करवा दें। क्योंकि आपके घर की जो ये वायरिंग होती है ना, ये भी एक स्पेसिफ़िक तरीके से उसकी वायरिंग होती है कि आपके घर की बिजली का, एसी का, गीज़र का, ठीक है, आपकी वॉशिंग मशीन का, इस्त्रियों का और आपके जलने वाले पंखे, बत्तियों का, ये जो है ना, इनका कितना कोई लोड वो उठा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग अपने घर की जो है ना गलत वायरिंग कर लेते हैं, वरना फिर उस गलत वायरिंग की वजह से बार बार उनके ना बल्ब फ्यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ घरों की शिकायतें आपने देखी होंगी, ऐसा होता है ना सर, कि वो बार बार कहते हैं कि हमारे घर में भाई ये जो है ना बल्ब फ्यूज़ होता रहता है। असल में तारें अंडर डिजाइंड होती हैं, अच्छा। बारीक तारें डाली होती हैं। अच्छा, जितना लोड ज़्यादा होगा उतनी तार मोटी होगी, उसका साइज़ मोटा होगा। मैं एलिमेंटर में बता रहा हूँ कि आपकी जितना लोड ज़्यादा होगा उतनी तार मोटी डालनी पड़ेगी। अगर आपने बारीक तार, जैसे एसी का लोड बाज़ औक़ात आपका एक बोर्ड लगा होता है वो नहीं उठाता, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये कहता है, या इलेक्ट्रिकल का बंदा कहता है कि बोर्ड को इंक्रीज़ करें, उसके साथ मोटी तार डालें। आप कभी एसी की जो तार आ रही होती है, जो स्विच लगा होता है जिसके, वो देखें आप कितनी मोटी होती है। तो जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना, उसमें काफ़ी मोटी तारें डाली होती हैं, क्योंकि उसने लिफ्टों को भी उसी पे चलाना होता है, पंखों को, लाइटों को और बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उनको चलाना होता है। ठीक है, ठीक है। आपने जिक्र किया फी सेंटर की आग का, तो वो उसकी वैल्यूएशन भी मैंने की थी स्ट्रक्चर के हवाले से, और अभी पेस की भी हम कर रहे हैं और उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर वो जान बाकी है तो फिर हम इसको रिस्टोर करते हैं, नहीं तो फिर डिमोलिश कर देते हैं। थैंक यू सो मच लुकमान साहब, आपकी तशरीफ़ आफरी का, और आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है। और कल मरीम नवाज़ साहिबा की भी जो एक स्पीच आई है, जो उनकी तकरीर है, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये इम्प्लीमेंट किया कि उन्होंने एक्शन लिया है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर फौरी काम किया जाएगा और आगे जो है ना हिफाजती निज़ाम जो है बिल्डिंग्स वगैरह के, ये सारी कंस्ट्रक्शन के प्रॉपरली चेक किए जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। जी जी जी, टाइम है बस लास्ट है, हाँ, फिर ब्रेक पे जाएंगे।
देखें किसी भी बिल्डिंग में ना फायर फाइटिंग के लिए 4 तरह के इक्विपमेंट होते हैं, 4 या 5 तरह के। फायर हाइड्रेंट होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है, फायर अलार्म होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सैंड बकेट्स होती हैं, स्प्रिंकलर होता है। अगर ये वाली आग जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो आग बुझाने वाला एक सिलेंडर होता है, अगर ये आग वहीं पे कंट्रोल हो जाती तो इतनी नहीं फैलनी थी, क्योंकि उनके पास वो फायर बुझाने वाला नहीं था। ये हर दुकान के अंदर लगा होना चाहिए। यानी आपकी जब आग लग गई किसी बिल्डिंग के अंदर तो सबसे पहले आपने फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करना, आपने लोकली उसको बुझाने की कोशिश करनी है, नहीं तो वो फैल जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा तबाही होगी। थैंक यू सो मच लुकमान साहब, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है, मगर टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि टॉपिक इस तरह का था कि मुझे लगा कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरी बड़ी प्यारी दोस्त सहर चावला से मिल सकती है। आपको पता है कि माहिर ग़िज़ाइयत है और इनको जिस तरह की नॉलेज है वो हम तक जब पहुँचेगी तो हम उसके ऊपर जो है ना ज़रूर अमल करेंगे। आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बच्चों के कद के हवाले से बात करेंगे। मोस्टली माओ को जो है ना यही इश्यूज़ होता है कि हम जो भी बच्चों को खाना पीना खिला रहे हैं या जो कुछ चीज़ें इनके लिए मैसर कर रहे हैं या मल्टीविटामिन्स हम इनको कोई दे रहे हैं, तो इसमें बस इनकी हाइट जो है ना वो लंबी निकलनी चाहिए। अगर माँ बाप की भी हाइट कम है ना तब भी उनकी ख्वाहिश होती है कि नहीं हमारा बेटा जो है ना इसकी हाइट अच्छी निकलनी चाहिए, हमारा कद तो ये था। अब क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चों का ग्रोथ टाइम होता है उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों की हाइट रह जाती है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों की हाइट पे हम काम नहीं कर पाते। इस पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ माँ बाप अगर लंबे भी हैं तो बच्चों का कद छोटा देखने को मिल रहा है। तो लेट्स टॉक। सहर चावला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यकीन कीजिए मैंने सिर्फ अपनी एक स्टोरी लगाई थी कि सहर चावला के साथ आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना है, तो मेरे पास सवालों की लिस्ट आ गई थी। तो मैं आज अपना कार्ड ना भी देखूं तो मुझे लोगों की शिकायतें पता है। अब मुझे ये बताएं, पहली शिकायत ये आई कि भाई माँ बाप जो है वो लंबे ऑलरेडी, मगर बच्चे का कद जो है वो बढ़ नहीं रहा, बच्चा जो है वो 13 साल का हो गया है, तो क्या वजूहात है? वैलिड बात है। हाइट प्राइमरीली यानी बेसिकली आपके पास एक जेनेटिक ट्रेट है। अच्छा, कुछ हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाली जीन्स इन्फ्लुएंस करती हैं और कुछ होती हैं जो जीन्स के अलावा एपिजेनेटिक भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एपिजेनेटिक कहते हैं बियॉन्ड जीन्स, अबव जीन, यानी एनवायरनमेंट से कौन सा फैक्टर, डाइट भी तो एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है ना, स्ट्रेस भी तो एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, वो जीन को भी जाके तब्दील करने की एबिलिटी रखता है। इन फैक्टर्स को आप एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं। हाइट प्राइमरीली जेनेटिक ट्रेट है, लेकिन एपिजेनेटिक ट्रेट उसको अफेक्ट कर सकता है। अब अफेक्ट कर सकता है तो इसका मतलब है उसको बेहतर भी कर सकता है और उसको ख़राब भी कर सकता है। तो अगर आपके जीन्स में टॉल हाइट है, जैसे मुझे आई एम श्योर आपके माशाल्लाह जीन्स में रही होगी, यू आर सो टॉल माशाल्लाह, लेकिन अगर आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स ठीक नहीं है, यानी आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं है, ये भी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री से एक्सप्लेन करती हूँ स्लीप वेक से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपकी हाइट छोटी रह सकती है। और उसी तरह अगर आपके पेरेंट्स छोटे हैं लेकिन आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बेटर हैं, तो ये इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल तो मेरे घर में भी है। माय फादर इज ओनली 5'4" एंड माय मदर इज 5'2", माय एल्डर ब्रदर इज 6'1", लेकिन मैं छोटी हूँ, मैं 5'3" हूँ। हाँ, सो एपिजेनेटिक फैक्टर्स एक्चुअली कैन इन्फ्लुएंस। अच्छा, इससे फर्क पड़ सकता है। मगर बात तो हम जेनेटिक ही करते हैं ना कि भाई नहीं, प्राइमरीली जेनेटिक ट्रेट है, प्राइमरीली, क्योंकि आपके पास जब जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जब बच्चे के फीटस के अंदर जब उसके ट्रेट्स डिसाइड हो रहे होते हैं, तो आपके पास एलील्स होती हैं, आपके पास प्रॉपर जीन्स है कि लंबे कद की जीन कौन सी है, छोटे कद की जीन कौन सी है। अच्छा। मगर एपिजेनेटिक इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है और न्यूट्रिशन इतना पावरफुल तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। आज हम यही बात करेंगे कैसे। अच्छा, बताइए जी कैसे ये अच्छा, करते हैं। आपके पास कौन से हार्मोन्स हैं जो बच्चे की हाइट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं प्यूबर्टी तक, ठीक है, आपकी जो बच्चे की नॉर्मल हाइट बढ़नी है वो साल में 2 इंच बढ़नी चाहिए, और प्यूबर्टी से 18 साल की उम्र तक साल में 4 इंच भी बढ़ सकती है। ये बहुत सारी माएँ कहती हैं ना कि मेरी बेटी को पीरियड्स हो गए, हम उसका कद नहीं बढ़ेगा। नहीं, उसके बाद भी साल में अप टू 4 इंचेस आपकी हाइट बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए अगर ये 3 हार्मोन्स आपके पास नॉर्मल होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तीसरा थायराइड आपकी हाइट को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये हार्मोन्स खुद न्यूट्रिएंट से इन्फ्लुएंस होते हैं।
आपका ग्रोथ हार्मोन जिस न्यूट्रिएंट से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो आपके पास जिंक है, कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता है। जिंक आपके पास एक ट्रेस मिनरल है और आपके पास बॉडी में जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं ना उन वो सब मिला के भी इतने रिएक्शंस का हिस्सा नहीं है जितने रिएक्शंस का हिस्सा जिंक है आपके पास। आपके पास आपके दिमाग का जो मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन वहां से होती है। अगर जिंक के लेवल्स, विटामिन डी के लेवल्स, विटामिन ई के लेवल्स नॉर्मल नहीं होंगे, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। हर दूसरा बच्चा जो हमारे पास आता है उसको तो विटामिन डी की कमी है, कहाँ से उसके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ठीक होनी है। अब आपकी बॉडी में जिंक जो है वो किन चीज़ों से डिप्लीट हो सकता है? सबसे पहले तो आपके पास जिंक उन खानों से डिप्लीट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पास रिफाइंड कार्ब्स में होते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स में होते हैं। ये जो आप ऐसी जगहों से ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हैं जो बहुत रिफाइंड फॉर्म में होते हैं, शुगर वाली फॉर्म में होते हैं, उसमें वो आपके पास जिंक को फ्लश आउट करते हैं बॉडी से। शुगर आपके पास जिंक को फ्लश आउट करता है बॉडी से। जिंक सबसे ज़्यादा मौजूद किस डाइट में है? शेल फिश में, उसके बाद बड़े गोश्त में। जिंक इसमें सबसे ज्यादा आपके पास मौजूद तो बड़े है। गोश्त की जो मिकदार है बच्चों को खिलानी चाहिए, बच्चों के टेस्ट डेवलप कराएं। हमारे यहाँ पे आई डोंट नो, आई गेट नो सेंस फॉर दिस ट्रेंड कि औरतें गोश्त नहीं खाती हैं। अब क्योंकि मुझे तो इसकी समझ नहीं आती है, ठीक है। अब क्योंकि औरतें गोश्त नहीं खाती हैं तो वो घर में पकाती नहीं है और वो बच्चे भी नहीं खाते हैं। मैं उन सारी औरतों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप, वैसे तो आपको भी खाना चाहिए, लेकिन अगर आप गोश्त नहीं खाती हैं तो ये जो आप घर में अपने शौहर और बच्चों के लिए भी नहीं बनवाने देती हैं ना, या बनाने, ये आप गलत करती हैं। कम से कम उनके तो कद और उनका IQ तो बढ़ने दें। मेरी बेटी आपको पता है 11 साल की लग गई है, तो हमारे घर में बीफ निहारी बनती है, बीफ की बिरयानी बनती है, बीफ के तो कबाब बनते हैं, इतने मजे के जायकेदार होते हैं। अब वो स्कूल भी लेके जाती है तो वहां पर उसको ताने भी पड़ जाते हैं, अच्छा हाँ तुम्हारी अम्मी कराची से है ना तो वहाँ तो बीफ खाया जाता है, हमारे वहाँ तो बीफ नहीं खाया जाता, लाहौर में तो कोई नहीं खाता। तो मतलब ये लाहौर कराची भी दिमाग में डाल रहे हैं आप, ठीक है। बच्चों को ये भी बताने बीफ नहीं खाना, वो भी घर आके मुझे कह रही है मामा बीफ क्यों खिला रही है, कोई नहीं खाता, आप मत बताएं किसी को कि घर में बीफ पका है। ये क्या बात हुई? क्यूट। अच्छा देखिए, अब बीफ ना खाने से क्या हुआ है, ये कितनी लो IQ बात है कि कराची में बीफ खाते और लाहौर में बीफ नहीं खाते। इससे अपने बच्चों को बीफ खिलाएं ताकि वो जाके इस तरह की बातें ना करें, ठीक है, ताकि आपके बच्चों का इंटेलेक्ट हो। और आपकी बेटी को, बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो इंसान जितना गोश्त खाता है बेटे, उसका IQ भी उतना ही ज्यादा होता है, उसकी मेमोरी, उसका फोकस भी उतना ही ज्यादा होता है और वो दुबला पतला रहता है, ठीक है। और आपकी अम्मी की तरह इतना प्यारा लगता है, टेस्ट भी उसी में, और आपकी अम्मी की तरह इतना प्यारा होता है अंदर बाहर से। सही, अच्छा जवाब दिया आपने। इसको जवाब दे सकेगी आगे लोगों को, बच्चों को भी तो जवाब पता चलना चाहिए। ये क्या लोग कॉन्शियस कर देते हैं। मतलब मैंने ये वाली चीजें बहुत देखी है कि बीफ से दूर रहो, बीफ घर में पक्का है तो बताना भी नहीं है, ठीक है। मेहमान को तो आप बीफ खिला ही नहीं सकते, वो तो बीफ को गाली समझता है, कहता है यार बीफ खिला रहे हैं, यार व्हाट इज इट। अच्छा फिजा, आप भी ट्रैवल करती हैं, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, आपने देखा है ये UK में बीफ ज्यादा महंगा है, ऑस्ट्रेलिया में बीफ ज्यादा महंगा है। बीफ का बर्गर कितना महंगा है एज कम्पेयर टू दूसरा जो गोश्त और चिकन है। स्टेक्स कितने महंगे हैं। इट सेज इट ऑल, क्योंकि उसमें गजाइयत बहुत ज्यादा है और उन लोगों को पता है कि उसमें गजाइयत बहुत ज्यादा है। बर्गर्स इतने महंगे, गाय ज्यादा महंगी है जी। इतना अगर मैं चाहती हूँ लोग अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट करने के लिए जरूरी नहीं आप प्लेन का टिकट ही खरीदें, गूगल पे जाएं और आप जाके सर्च करें कि क्या बात हो रही है। I love it, रुक जाइए पे, I love it, प्लेन के टिकट पे बात करेंगे, रुक जाओ, अल्लाह हाफिज़ नहीं कहूँगी। I love it, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बहुत अच्छी बात बोली है। वेलकम बैक। सैर चावला मेरे साथ मौजूद है, जहाँ पर वो ग्रोथ की बात कर रही हैं, बच्चों की हाइट पे बात कर रही हैं और बीफ रेकमेंड कर रही हैं, हाईली रेकमेंड कर रही हैं। आप देख लें हमारी गज़ाइयत है और वो आपको बैठ के कह रही है। मेरे घर में कोई सहेली आ जाए ना तो कुछ 2-3 सालन की डिशें रख दो सामने तो फ़ौरन गोश्त निकालने से पहले ना, क्योंकि उनको पता है मैं कराची वाली, तो कहती है बीफ तो नहीं है ना, मैं कहती नहीं बीफ नहीं खा लो। ऐसी बेइज्जती हैं यार। तो आप मुझे ये बताएं कि जब कुर्बानी होती है शहर यहाँ पर हमारे, तो सबसे पहले जो अगर गाय अगर किसी ने ज़िबा किया तो सारा बांट देंगे, उधर ना फ़ौरन बताएंगे इस्लाम ये कहता है, दीन ये कहता है, ठीक है, फ्रिज खाली रखो, लोगों को दो। और जैसी अगर बकरे की बात आएगी ना तो सारा इस्लाम भूल जाएंगे, क्या दीन कहता है किसी को फॉलो नहीं करेंगे, पूरा बकरा अपना हड़प लेंगे, फ्रीजर में रान तो देंगे नहीं किसी को। तो ये क्यों है ऐसी, तो जहालत भी तो ये। रेड मीट इज वेरी हेल्दी। रेड मीट में आपके पास गाय का गोश्त भी आता है, बकरे का भी आता है, लेकिन ज्यादा गजाइयत जिस चीज में है, बेशक इसको बार बार प्ले करें, वो गाय में है। गाय के गोश्त में ज्यादा गजाइयत है, तो कराची वाले इंटेलिजेंट है फिर। अच्छा एक गाय है और एक भैंस है, इसको भी हमें क्लियर कर दें। भैंस का जो गोश्त होता है ना, वो आपके पास उसमें कंपैरेटिवली फैट ज्यादा होता है आपके पास,
लेकिन जो आपके पास न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन होती है वो आपके पास तकरीबन एक सिमिलर होती है। भैंस जैसे आपके पास बफलो आ गई और गाय आपके पास काऊ आ गई। इफ यू वांट टू पुट ऑन वेट ऑल्सो तो मैं आपको बफलो रिकमेंड करूंगी अलॉन्ग विद गजाइयत, ठीक है। अगर आप वेट पुट ऑन नहीं करना चाह रहे हैं एंड यू वांट द सेम गजाइयत देन गाय इज गुड। अच्छा, और किस एज के बाद आप नहीं रेकमेंड करेंगी? कोई एक एज भी तो होगी ना कि जिसमें आप कहेंगी कि नहीं ये वाला गोश्त जो है नहीं खाना चाहिए इस एज के बाद? देखिए आपकी चाहे जो भी एज हो, अगर आपका गट ठीक काम कर रहा है, हाँ। अगर आपको एक्जिमा नहीं है, अगर आपको सोराइसिस नहीं है, अगर आपको रेड मीट से कोई एलर्जी नहीं है, तो आप आखिरी दिन तक अपनी जिंदगी के खाएं। क्यों नहीं खाएंगे आप? रेड मीट कहते हैं ना बुजुर्ग हजरात को नहीं देना चाहिए गाय का गोश्त, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे नहीं, इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन नहीं है। लोग इसलिए बुजुर्ग लोगों को अवॉइड करने से कहते होंगे क्योंकि उनका हाजमा ठीक काम नहीं करता होगा। देखिए जी, प्रोटीन और एनिमल मीट को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में ठीक ठाक एसिड होना चाहिए। आपके पेंक्रियास से ठीक ठाक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस रिलीज होने चाहिए। अगर किसी का हाजमा, क्योंकि एज के साथ आपके स्टमक का एसिड वैसे ही कम होता है, लेकिन जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, वो 70 की एज के लोग मैंने देखे हैं, 72-75 की एज के लोग वो ठीक ठाक गोश्त खाते हैं और बिल्कुल उनको हजम होता है। और ये तो बिल्कुल सरासर एक इग्नोरेंट बात है कि गाय के गोश्त से आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम होगा या फिर कोई ब्लड प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो लोग जिनको ऑटोइम्यून स्किन कंडीशंस होती हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, चाहे वो 70 साल के हैं चाहे वो 20 साल के हैं, वो उनको मैं रेड मीट रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि इस ऑटोइम्यून अगेन वही जो बॉडी की अपनी एक सारी तासीर की बात होती है। इफ योर स्टमक इज वर्किंग फाइन, आप खाएं। भला गोश्त खाने से कौन बीमार होता है अगर उसको बॉडी में कोई ऑटोइम्यून। आप जैसे जिंक की बात कर रही थी कि बच्चों को, तो जिंक हमें कहीं ऐसी चीज से मिल सकता है इंटेक से जो बच्चों को दी जा सके? Shellfish is the richest source of zinc. अच्छा। Prawns and crab meat is the richest. Everybody cannot eat prawns and crab meat, ठीक है। रेड मीट उसके बाद आपके पास रिचेस्ट सोर्स ऑफ जिंक है। जो आपके पास लिवर होता है, बीफ लिवर और मटन लिवर दोनों, लेकिन बीफ लिवर में ज़्यादा जिंक होता है, बहुत ज़्यादा जिंक होता है बीफ लिवर में। विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपके पास इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करता है। विटामिन डी के लिए बच्चों को सनलाइट में एक्सपोजर तो हमारे पास यहाँ पर इतना है नहीं है, लेकिन कोशिश करें जिन बच्चों को डेयरी सूट करती है उनकी डाइट में डेयरी इंक्लूडेड रखें, ऑर्गेनिक काउ देसी घी इंक्लूडेड रखें। काउ देसी घी हेल्प करता है बॉडी में विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब होने में। उस अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड रखें, वो आपके पास विटामिन डी के लिए अच्छे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सैल्मन और सार्डीन्स जैसी फिश, जो सार्डीन्स फिश होती है ना उसकी हड्डियां एडिबल होती हैं, आप उसको खा सकते हैं, वो भरी होती है विटामिन डी से, वो बहुत रिच सोर्स है। सुशी वगैरह में इस्तेमाल बहुत की जाती है। सुशी के मैं इसलिए इतना हक में नहीं हूँ बिकॉज वो रॉ सी फूड के मैं इतने हक में नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? उससे क्या? ये फिजा आपको प्रोन कर सकता है टुवर्ड्स ऑटो इम्यून डिजीजेस, लीकी गट की तरफ। फिश शुड बी कुक्ड, प्रॉपरली कुक्ड, ग्रिल्ड और स्टीम्ड, बिकॉज ये रॉस में आ जाता है ना, इट शुडंट बी ईटन रॉ। आपको फूड एलर्जीज और सिर्फ इस वजह से मैं सुशी खाती नहीं हूँ, आपको ये रॉ उसकी तरफ फूड एलर्जीज की तरफ लेके जा सकता है जी, ठीक है, टेंडेंसी कर सकता है। अच्छा, मगर सुशी में भी कुछ कुक्ड आइटम्स भी आते हैं मेन्यू में? कुक्ड आइटम्स आप ले सकते हैं। अच्छा, वो कोई कुक्ड आइटम्स आप ले सकते हैं, जिस तरह स्मोक्ड सैल्मन, स्मोक्ड फिश, ठीक है। अब ये सेगमेंट देखने के बाद सारे कहेंगे ये महंगी बातें करी हैं बैठ के, लेकिन सबको एजुकेट, मैंने एग्जैक्टली मैंने उन लोगों को भी एजुकेट करना ना जो ये ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। हाँ, एग्जैक्टली, सबके लिए ये तो स्मोक्ड सैल्मन इज गुड। आपने उसको स्मोक कर लिया, हालांकि वो प्रॉपर्ली कुक नहीं होती, जिस तरह ब्रेकफास्ट में आपको देते हैं एग्स के ऊपर वो स्मोक डाल के, ठीक है, बट अवॉइड ईटिंग इट कंप्लीटली रॉ। अच्छा, हल्की सी स्मोक्ड वाली जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए भी मिलती है, लोग टोस्ट करके एवोकाडो करके और छोटे से अंडों पे पोंछ कर, ऐसे रखे आप अंडा रख के खा लें, वो भी बड़ी अच्छी होती है ना, तो वो रेकमेंडेड है, बिल्कुल है। अच्छा, उसके अलावा अगर बच्चों को हम जिंक की कोई अगर मल्टीविटामिन की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो क्या सही है या गलत है? क्यों बच्चे को मल्टीविटामिन लगाना है? एक 0 मीटर गाड़ी जो है, अभी मैं आपको एक गाड़ी है 0 मीटर, जब गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल जाती है ना तो उसके बाद उसकी एक मेंटेनेंस होती है जो वर्कशॉप पे होती है, ठीक है। एक 0 मीटर गाड़ी जो भी 50,000 किलोमीटर नहीं चली, आपने उसको वर्कशॉप पे क्यों भेजना है भाई? उस गाड़ी का इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसको खाने से दें आप, तो मल्टीविटामिन जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, और दूसरा जैसे ये जो हाइट को जैसे कहते हैं बच्चा जो है ना एक इलास्टिक की तरह होता है, उसको यूं खींचोगे तो मोटा हो जाएगा, ऐसे खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो क्या बच्चों को लटकाने से कोई कद लंबा होता है? मैंने बंदर को लटकते देखा, उसके हाथ ही लंबे हैं। अब आपने भी देखा है बनमानस के हाथ लंबे होते हैं ना, लटकता है, तो क्या बॉडी पे कोई ऐसा फर्क आएगा? देखिए, एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बेटर होती है। अच्छा,
ठीक है। एक्सरसाइज से आपका जो दूसरा हार्मोन है जो इफेक्ट आपका करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ अब उसको बोलते हैं, आईजीएफ की लिवर में सिक्रीशन बेटर होती है। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, थायराइड ग्लैंड बेटर होता है, ठीक है। एज इट इज वैसे वो हाइट को इफेक्ट नहीं करता है। एक विटामिन है जो कि आपके बच्चों की टांगों की हड्डियों की लेंथ को इफेक्ट कर सकता है, वो विटामिन K2। अपने बच्चों को देसी मक्खन दिया करें। आपकी जो कार्टिलेजेस होती है ना, जो बोन्स होती हैं, इनकी ऑसिफिकेशन होनी होती है एक सर्टेन टाइप पे, यानी हड्डियों का लंबा होना जो होता है उसको बंद होना होता है, उसको क्लोज होना होता है। जिन लोगों को विटामिन K2 की कमी होती है उनकी ऑसिफिकेशन वक्त से पहले हो जाती है, तो उनकी हड्डियां उतनी बच्चों की लंबी हो नहीं पाती जितनी होनी चाहिए। विटामिन K2 बच्चे कहाँ से ले सकते हैं जनाब? आपके पास विटामिन K2 आपके पास देसी मक्खन से ले सकते हैं बच्चे। देसी घी आप बच्चों को खिलाएं, खाने में विटामिन K2 अच्छा एब्जॉर्ब होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को दिया करें, विटामिन K2 उसमें है। अच्छा, आपके घुटने में तकलीफ है? थोड़ी सी। आप फिर भी हमारे शो पे आई हैं, थैंक यू सो मच है। अच्छा देख ले, मेरे तो घुटनों में अगर कहीं मुझे चोट वोट लग जाए मैं तो बड़े ड्रामे फिल्में चलाती हूँ, बट यू के थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज की जो हाइट की चीज़ें जो बताई गई हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, और ख़ास तौर पे जो एंड में एक्सरसाइज के बारे में बताया ना, उसको ज़रूर फोकस करें। बच्चों के लिए जो है ना हाइट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अगेन। ब्रेक के बाद एक सरप्राइज है, देखिएगा ज़रूर हमारा शो। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने आज हमारा शो तो एंजॉय किया, मगर एक ज़बरदस्त आपके सामने एक मेहमान से मैं आपको अभी मुतारिफ़ करवाऊंगी, क्योंकि चैनल 24 जो है नाज़रीन, उस पर एक ज़बरदस्त मज़े का शो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें होंगी बहुत सारी इंटरटेनमेंट, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज़ वेल। क्योंकि 22 जनवरी को ये जो है लॉन्च होने के लिए जा रहा है 24 न्यूज़ से, और उम्मीद है कि जब ये आप शो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा। इस शो के बारे में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी, मगर हमारी जो शो की होस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड है। इर्ज़ा खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फिज़ा। अरे वाह, देखिए जी 24 न्यूज़ पर एक ही इंटरटेनमेंट का एक भरपूर जो है एक ज़बरदस्त सा जो शो है जो कि आ रहा है, उसका नाम जो है वो अभी तक हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ एंकर मौजूद हैं उसी शो की, और वही अच्छी तरीके से बता सकती है। सो ओवर टू यू। शो का नाम है AI चालाकियाँ। AI चालाकियाँ? या इट्स अ डिफरेंट नेम, राइट? हाँ। तो इससे ही आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि शो के अंदर AI की टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। राइट। Yeah. तो ये किस तरीके से AI किस तरीके से काम करेगा इस शो में, मतलब आई एम नॉट गेटिंग। ओके, सो अभी बहुत सारे चैनल्स पर एंटरटेनमेंट और कॉमेडी शोज चल रहे हैं, बट आवर शो इज़ अ बिट डिफरेंट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है AI की। आई एम द होस्ट बट AI इज़ द होस्ट एज वेल। तो बहुत सारी रिसर्चेज और बहुत सारा जो कंटेंट है वो हमें AI प्रोवाइड कर रही होगी और उसके ऊपर एनालिसिस हो रहा होगा। नहीं, आप रिसर्च ले रही हैं या फिर आप आपके साथ होस्ट भी AI है कोई? इट्स काइंड ऑफ लाइक 50-50, मतलब हमारे में काफ़ी कंपटीशन है कि एक्चुअल शो की होस्ट कौन है, इज इट मी और इज इट AI। तो फिर आप अकेले क्यों आ गए हैं? आप उनको भी लेकर आते। उसकी ज़रा तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा कि मैं अकेली आ जाती हूँ। अच्छा, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि AI की तबीयत ठीक नहीं है? मतलब कौन सा इंसान होगा? AI की देखें, उसकी कभी चार्जिंग लो हो सकती है, कभी उसकी बैटरी वीक हो सकती है, यू नो उसके भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं कभी। अच्छा, या ओह माय गॉड। अच्छा, आपके आते ही देखें हमारे पास लाइव कॉल्स जो है वो आना शुरू हो गई वाह। है, और हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि कॉल शामिल कर लेते हैं। ओके, हेलो, कौन बात कर रही है? मैं आपकी कोलीग बात कर रही हूँ। कोलीग? मेरी कोलीग? कौन सी? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ आपके चैनल के नए आने वाले शो की नई होस्ट। कौन सा शो? अरे जो शुरू हो रहा है AI चालाकियाँ, उसकी मेन होस्ट AI। अरे उसकी शो तो मेरे सामने बैठी है। इर्ज़ा, आप बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ये कौन है? मैं भी उसी शो की होस्ट हूँ, AI। अच्छा, तो आप हैं वो AI जिनके बारे में इर्ज़ा बता रही थी। मगर इर्ज़ा तो मुझे कह रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप कॉल पे कैसे आ गई? केड़ा ठंडे पानी नाल नहा के मेरे पट्ठे खिंचे गए ने। जुगते कर रही है? AI जुगते कर रही है, दैट्स द कैच। अच्छा,
तो बड़ी बात है। अच्छा इर्जा, मुझे आप ये बताइएगा कि एआई को जो आप साथ नहीं लेकर आई हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। इधर सेट पर लेकर आती हैं मेरे पास, इधर बात करते हैं उनके साथ। बस हमारी थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कटा देती हूँ आज। अच्छा ये भी लड़ाइयाँ भी हैं। तो सुनिए, फिर कोई चंडे वंडे बजे? मैं तो उसको लगा सकती हूँ, उसके हाथ नहीं है, वो नहीं मुझे छेड़ सकती। जब वो बीमार हो सकती है ना तो चाटा भी पड़ सकती है, आकर संभाल के रहिएगा। मुझे लगता है वो मेरे बाल खींच सकती है, बिकॉज उसके बाल नहीं है, तो वो काफी जेलस भी रहती है। गंजी ना हो तो। अच्छा एक मेरी बात बताइएगा कि एक तरफ तो आपके शो में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का जो है ना बड़ा एंटरटेनमेंट जिक्र है, उसके साथ आपके कॉमेडियंस भी मौजूद हैं, तो उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। और आई थिंक पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह का शो होने जा रहा है, जो कि अभी तक मैंने नहीं सुना, बाकियों की बात नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो इट्स अ डिफरेंट शो। मुझे सारा कॉम्बिनेशन, सब कुछ मैचअप सब बताइए ज़रा इसके बारे में। आई बिलीव हमारी टीम का कॉम्बो बहुत अमेजिंग बन चुका है। इसमें आपको बहुत सारे जाने पहचाने नाम भी नजर आएंगे। अच्छा। और कुछ न्यू फेसेस भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो नाम बताइए। आई थिंक दैट शुड रिमेन अ सरप्राइज फॉर नाउ। उसके लिए आपको 22 जनवरी को शो देखना पड़ेगा। आपने तो हमें अटका के रख दिया। अच्छा, हम ये एआई के बारे में भी ज़रा इंफॉर्मेशन तो लेंगे आपसे, मगर मैं इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि जुगते लगा रही थी। और तो ये माइंड भी कर जाती हैं अगर इनको इम्पोर्टेंस ना दी जाए। इनको क्या इम्पोर्टेंस है, उसका तो मुंह एंज है जैसे सीधा जाके कैंज है। का मुंह है, मुंह और मसूर की दाल मुझे बात करेगी, टांगे भी नहीं है इसकी। तो नहीं तो तुसी की मेरे को कैटवॉक करानी है। पहुंच कैसे सकती है, पहले ये तो बताइए आपकी पहुंच कितनी है। यहाँ पहुंच के दिखाए ना, यहाँ तो है ही नहीं, पहुंच सकती है अजानी। वैसे शुक्र करो मैं तुम्हारे शो में आ जाती तो तुम कहाँ जाती, होस्ट तो मैं होती। देखें आप, इर्जा ने आपको धोखा दिया और हमने इर्जा को सोफा दिया। और मेरी बात सुने, धमकी किसी और को दीजिएगा, मुझे मेरे शो से निकालने वाली आई, और जा जाके मुंह धो क्या। वैसे कितना अच्छा लगे, मॉर्निंग विद फिज़ा की बजाय मॉर्निंग विद एआई। क्या नाम है। ये तो आपकी कुर्सी के भी पीछे पड़ गई है फिजा। ना मेरे आगे ना कोई ए आई है ना कोई ओ आई है। तमीज़ी है यार ये, कि तुम ये ऐसी है और ये बहुत कंपटीशन लगा के रखती है। बहन मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई हो। असल में फिज़ा बात यह है कि शो के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है और इंफॉर्मेशन के लिए मैं। वैसे ये बात वैसे माननी पड़ेगी कि दौर बहुत डिजिटल हो गया है और अब हर चीज़ के अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी काम जो है वो इसके बगैर अब हो नहीं सकता है। इसे एक ब्रेक लेते हैं ज़रा, पीछे मैं इसकी कुछ आपसे ना चुगलियाँ ले लूँ, को अच्छा निपटती हूँ। मैं आपके साथ हूँ, परेशान मत हूँ, आपसे लड़ती है ना, देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक। इर्जा हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पता है कि फिर यहाँ पर थोड़ी सी जुगतें मैंने लगाई तो एआई जो है ना वो भाग गई। मैंने इर्जा को भी थोड़ी सी ना तरीके सिखा दिए कि इससे निपटना कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा अभी अपना टाइम स्पेंड कर, ये किस तरह से निभाओगी, कैसे करोगी। बस आपसे सीखूंगी, जिस तरह आपने भगाया है ना इसको, बस आपसे टैक्टिक्स सीख के जाऊंगी। यार अच्छा, आपके शो पे क्योंकि आपको पता है जुगतैन भी काफ़ी लोग होंगे, जुगते मार मार के इसकी थोड़ी सी हालत ठीक कर सकते हैं, वरना तो ये तो बोलने पे आएगी तो किसी को बोलने का देगी। अच्छा, ये जब फॉर्म में होती है ना तो ये भी बहुत जुगतें करती है। अच्छा हाँ, फुल टक्कर लेती है कॉमेडियंस के साथ। आपको क्या लगता है अभी मार्केट में जैसे ये शो आएगा, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा हट के भी है, तो किस तरह से लोगों की पजीराई मिलेगी, क्या आपकी उम्मीदें क्या हैं, आपको क्या लगता है मार्केट में किस तरीके से कैटर करेगी मार्केट को। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। वैसे तो कॉमेडी शोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट एआई की जिस तरह से हमने इन्वॉल्वमेंट रखी है इस शो में, ये हर एज ग्रुप के लोगों को प्लीज़ करने वाला है। इसके प्रोड्यूसर कौन है, इसके बारे में बताइएगा, इसके डायरेक्टर कौन है। बिल्कुल, इसके प्रोड्यूसर अली एनके साहब हैं। आप बहुत अच्छे से हमारे क्योंकि एंटरटेनमेंट के हेड भी हैं, हमारे तो टीम का हिस्सा। असल में हमारा शो शुरू उन्होंने कराया है ना। ओके। और अभी भी बस मैं ये कहती हूँ तुम ख़त्म ना करवा देना। तो ये बस क्योंकि अभी उन्होंने और भी जगह पे हाथ पैर डाल लिए ना। और डायरेक्टर साहब है सिद्दीक मलिक साहब, उनको भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। वेरी नाइस यार, तो टीम आपको बहुत अच्छी मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी मिल गई है। और जैसे फिजा आपको पता है कि कोई भी बात कन्वे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोई बहुत सीरियस बात अगर
कॉमेडी के वे में डिलीवर कर देंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस और टॉलरेशन ज़्यादा हो जाती है और अपनी बात आप इजीली लोगों को समझा सकते हैं। तो आई थिंक कॉमेडी इज़ अ ग्रेट टूल और उसको बस यूज़ करना आना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन जो कि एक कॉमेडी और बदतमीज़ी को डिफाइन करती है, उसमें रहते हुए आपको आई थिंक हेल्दी लाइफ के लिए भी कॉमेडी बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में अगर हम हंसना छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगी पीछे ज़िंदगी। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइएगा। ठीक है, अब आप एआई के साथ काम करने लगी हैं, मुंसलिक होने लगी हैं, ठीक है, तो आपकी जोड़ी बहुत मशहूर हो जाएगी एआई के साथ, ही आपको भी पता है, आइडिया तो है मार्केट में। दोनों बहनें बहुत मशहूर हो जाएंगी। हाँ, देखें ना, तो जब आप बहन ला सकती हैं तो अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर भी मुझे लगता है एआई से तो नहीं कहीं ले आएंगी। मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज कर चुकी हुई हूँ। अच्छा, या बहुत पुरानी बात हो गई अब शादी तो। हो गई आपकी? हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई। स्टिल यू आर वर्किंग माशाल्लाह, तो इसका मतलब कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। या ही इज वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, देखिए ये बात तो लोगों को बतानी चाहिए, है ना? आई थिंक लोगों को पता है नहीं, ये पॉजिटिव बात बात बहुत अच्छा। बार हो चुकी है बात। मुझे क्योंकि पहली मरतबा चला कि आप माशाल्लाह से शादीशुदा या आई हैं। हैव अ डॉटर एज वेल। वाह, कितने साल की है? 5 साल की माशाल्लाह। तो ये तो उसके लिए बड़ा धमाकेदार शो होगा, वो बहुत एक्साइटेड होगी। या आई थिंक उसको पसंद भी बहुत आएगा क्योंकि हमारी एआई के कैरेक्टर को आपने देखा है। हाँ। इट्स वेरी बहुत लविंग कैरेक्टर है, बहुत जल्दी आपको इससे प्यार भी हो जाता है। हाँ, जस्ट लाइक दैट। तो बच्चों में भी ये फिर पॉपुलर हो जाएगा। बहुत मकबूल होने वाली है। और आजकल आपने देखा है कि बच्चे तो बैठ के सारा दिन चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनसे जिस तरह बात कर रहे होते हैं वो सब एआई के साथ ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हैं। हाँ। तो उनके लिए काफी फेमिलियरिटी होगी इस शो में। तो इस शो का जो टाइम होगा वो क्या होगा, कितने दिन आएगा वीक में, इसकी डिटेल भी हमें दे दें। वीक में 2 दिन एयर होगा। Okay. और इट्स गोइंग टू बी एन आवर लॉन्ग शो। Okay. आई थिंक सब इसको एंजॉय करेंगे। वाह, और ये आप लोग रिकॉर्डेड करके पूरा बिल्कुल रिकॉर्डेड उसके करके, बाद ताकि जाएगा। हम उसमें आपके लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेकर आ सकें। डिफरेंट गेटअप्स भी हो रहे होंगे उसमें, स्किट्स भी शामिल होंगे। स्किट्स भी हैं? या तो बहुत कुछ है इस शो के अंदर। एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, ड्रामा भी है। वाओ। सो काफ़ी फ्लेवरफुल शो है। अच्छा, अभी जैसे रमज़ान भी आमद है, आने को है, तो इसमें फिर ये अभी स्टार्ट जैसे हो जाएगा, 22 इज़ द डेट, राइट? तो फिर ये रमज़ान में भी जाएगा इसको? बिल्कुल, रमज़ान में भी चलेगा क्योंकि हम लोग इसे रात के टाइम पे एयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आफ्टर रोज़ा, या खुलने के आफ्टर बाद इफ्तार इसको ठीक हम है। एयर कर रहे होंगे। तो ठीक आई थिंक उस टाइम पर सब बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और कुछ लाइट हार्टेड चाहिए होती है, entertainment चाहिए होती है, हाँ। आई थिंक अब वक्त बहुत चेंज हो गया है और बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकें ऑन टीवी। तो आई थिंक दिस इज दैट शो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स। तो आई थिंक हर कोई इस शो को बहुत एंजॉय करेगा। वंडरफुल। वैसे देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, जैसे कि ज़ा ने अभी बताया आपको, तो मुझे लगता है ये फिर एक पहला शो है जो कि एआई को बीच में एज अ होस्ट जो है ना, होस्ट के साथ 50-50, हिम एंड द एआई कॉम्बो। तो इस तरीके से इस सिनेरियो के साथ आपके सामने इस कंटेंट को पेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा शो होगा। हमारी टीम की तरफ से भी, हमारे मॉर्निंग शो की टीम की तरफ से, 24 की पूरी जितनी भी टीम है उनकी तरफ से इस शो को हम बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे। और हमारी जो है ना बेस्ट विशेस भी हैं कि जब ये शो मार्केट में जाए और इर्ज़ा को लोग देखें और एआई के इस कॉम्बो के साथ देखें तो इसको बहुत पसंद करें। क्योंकि किसी भी इंसान की कोई काविश जो होती है, जिसका पहला शो होता है, कोई नई चीज़ होती है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो मार्केट में जितने भी ऑडियंस जिनके लिए काम किया जा रहा है उसको लोग बहुत पसंद करें। तो आई होप हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जो है ना आपके थ्रू करते हैं और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस जो है वो देते हैं। इर्ज़ा, कुछ कहना चाहेंगी एंड में? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स एंड ऑल द लव यू हैव शोन एंड आई फील सो गुड टू बी बैक हियर। ये मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगी बिकॉज इन 2016 आई वाज वर्किंग एट 24। तो पूरे 10 साल बाद, इट्स 2026 नाउ, तो पूरे 10 साल बाद मेरी वापसी हुई है। अच्छा। या विद दिस शो, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड इट स्टिल फील्स लाइक होम। वाह, कोई चेंज नहीं लगा आपको? बिल्कुल कोई चेंज नहीं लगा, उतना ही मुझे वेलकमिंग लगा है, वही सारा एटमॉस्फेयर और बहुत सारे पुराने लोग भी मुझे वापस मिल गए। हाँ। सो या इट फील्स गुड टू बी बैक हियर। आई एम सो पहले आपने एक्साइटेड। कितने साल काम किया था? एक जाते साल। जाते बता दें। 1 साल किया था? 1 पूरा? साल, और फ्रॉम अब 2015 टू 2016। और अब हम आपको जाने नहीं देंगे। लेट्स सी। दैट्स इट इज। या चलिए जी, अगेन बेस्ट ऑफ लक और हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।